सो गाइज वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम जो वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद ये है कि हमारी नई बुक जो है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक अकाउंटिंग, जिसके अंदर आज हम मैनेजमेंट और मैनेजीरियल अकाउंटिंग के बारे में मेजरली बातचीत करने वाले हैं। और इस ऑडियो विजुअल बुक में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाली है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें, मेरा नाम है इंजीनियर हर्षवर्धन। आई जस्ट कंप्लीटेड माय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बीटेक विद गोल्ड मेडल, और अब हम एमबीए परस्यू कर रहे हैं। तो इसमें फटाफट से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है ये किताब, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, विच इज फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब इससे होता क्या है कि जैसे ही हम इंफॉर्मेशन जो होती है, ये बेसिकली अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है मैनेजर्स को, जिससे वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाए अपनी कंपनी के लिए और अपने बिजनेसेस के लिए। ये सारे बिजनेसमैन को ये मदद करती है कि जिससे आप प्रॉपरली अपने मनी मेकिंग स्ट्रेटजीज बना सकें, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, और तो और इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये नॉर्मली इंटरनल डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा काम करती है रेदर देन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। दो तरह की चीज़ें होती है यार, एक तो इंटरनल डिसीजन मेकिंग होती है कि जो कंपनी के इंटरनली बैठ के अपन लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, और एक होती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग जो कि आप एमसीए और मिनिस्ट्रीज को करते हैं नॉर्मली। ये आपको एक डिटेल और कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स बनाने में भी मदद करती है, जिससे आप स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजंस ले सके अपनी कंपनी के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आउटकम्स क्या क्या है? सबसे पहला मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आउटकम है वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आप एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के गोल्स के लिए। सेकंड जो चीज़ है वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आप प्रोडक्टिविटी और अपनी जो कॉस्टिंग है उसको भी रिड्यूस करने की मेथोडोलॉजी पे काम कर सकते हैं। और तीसरी जो है वो है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। नॉर्मल तरीके से रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करना, जिससे वेस्ट हम मिनिमाइज कर सके। तो अभी तक हमने क्या देखा, हम इसको फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली के अंदर क्या ये अकाउंटिंग की ब्रांच है जो कि नॉर्मली आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जो मैनेजर्स को देती है ये नॉर्मली इंटरनल डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा काम करती है, और रेदर देन कि अगर हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पे बात करें तो बेसिकली ये अकाउंटिंग की ही ब्रांच है जो कि काम ये कर रही है कि आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने की। और किसको देती है ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? मैनेजर्स को देती है। और मैनेजर्स को भी क्यों देती है? जिससे वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोल कर सके। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थोड़ी इन डेप्थ अब और बात करें तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें देखी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मेजर आउटकम्स होते हैं। पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हम हमारे बिजनेस की प्रॉपर स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लानिंग ले सके। दूसरा, हम ऑप्टिमाइजेशन कर सके हमारे रिसोर्सेज का, कहाँ पर हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर हम उसको मिनिमाइज यूजेज कर सकते हैं वहाँ पर। और तीसरी जो चीज़ है वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो और कॉस्ट रिड्यूस हो। तो यहाँ पर हमने तीन मेजर आउटकम्स देखे मैनेजरियल अकाउंटिंग के। आगे चलते हैं तो हम यहाँ देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग। अब यहाँ पर ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर हमारे सामने आती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज़ है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? प्रिपरेशन का। किसकी प्रिपरेशन का? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और एनालिसिस का। जो भी आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और वो एनालिसिस करते हैं, वो चीज़ क्रिएट करने के लिए और उसको प्रिपेयर करने के लिए हम मैनेजरियल अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वही जो तीन चीज़ें हमने देखी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड हमने एक और चीज़ यहाँ पर देखी थी वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में काम आती है। की फंक्शन इसके क्या क्या है? अगर हम की फंक्शंस की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर डायग्राम आपके सामने है, जिसके अंदर इसके की फंक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहला जो की फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो होता है प्लानिंग, जिससे आप अपने फाइनेंशियल और ऑपरेशन गोल्स को सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से प्लान्ड डिसीजंस ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। कंट्रोलिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे आप अपने एक्चुअली आप कर क्या सकते हो ना, जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तब आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और करेक्ट डेरिवेशंस के ऊपर बात करते हैं, जिससे देखा यह जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकते हैं उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दो चीज़ें हमने देखी जो की फंक्शंस है वो है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग।
अगर हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है तो इस पढ़ने से इसके जो मेजर फंक्शंस है वो है, एक तो पहले प्लानिंग, आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आप ले सकते हैं, कंट्रोलिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर यहाँ पर आता है, और डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी बात है। डिसीजन मेकिंग क्यों बड़ी बात है ये डिसीजन मेकिंग? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी आपको मॉनिटरिंग, आपके रिसोर्सेज की जो आपको ब्यौरा मिलता है, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई कहाँ पर किसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है, मेरे को क्या उसको चेक करना है या क्या उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी उस चीज़ पे आप बात कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात, आप अपने फाइनेंशियल रिस्क को देख सकते हैं और उसको एनकाउंटर करने की स्ट्रेटजीज भी फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा की फंक्शंस के अंदर पहले हमने देखी प्लानिंग कैसे अपन कर सकते हैं। तो प्लानिंग जैसे अपन ने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ it's a branch of accounting which deals in preparation of financial reports and analysis to aid management। और सबसे बड़ी बात एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और एनालिसिस बनाने के लिए काम आता है। और ये क्यों होता है? ये जो हायर मैनेजमेंट है उसकी बेटरमेंट के लिए होता है, जिससे वो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और वो आराम से कर सके। जो इसके की फंक्शंस है वो है प्लानिंग करना, मॉनिटरिंग करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के ऊपर काम करना। क्योंकि देखो यार, जो ये मेजर वर्क है ना, वो जितना आपको चीज़ समझ में आएगा वो ये आएगा कि हम नॉर्मली बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात तो करनी ही पड़ेगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी टिकी हुई है। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ यार, तो सबसे पहले तो देखो इसकी मेजर कंपोनेंट्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर हम 4 चीज़ें देखते हैं, जिसको आपको याद करने का तरीका मैं अभी बताऊँगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है और मतलब ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंपोनेंट्स में पहला तो कॉस्ट एनालिसिस आता है। जब अपन डिफरेंट कॉस्ट के बारे में देखते हैं और डिफरेंट कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। अगर हम बजटिंग की बात करें तो वहाँ पर हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लानिंग करना, वो सारा बजटिंग के अंदर आता है। फॉरकास्टिंग, जिसके अंदर अपन फाइनेंशियल आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं। कॉस्ट एनालिसिस के अंदर इवेल्युएट करते हैं कॉस्ट को। परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स के अंदर हम बिजनेस परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं। और बजटिंग, अब इसको याद करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है BCPF, ठीक है। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि BCPF, और ये बहुत इजी तरीका है जिसमें बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और F मीन्स फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो अपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने वापस इसको एक बार दोहराएंगे, बजटिंग एंड देन कॉस्ट एनालिसिस, देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, देन फोरकास्टिंग। ये ऐसी 4 चीज़ें हैं जो कि हम इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं। अब अगर हम एक्सपर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या, IIM की क्या या IMA की क्या डेफिनेशंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की डेफिनेशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन दैट इन्वॉल्व्स पार्टनरिंग इन मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डाइवर्स प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स और एक्सपर्टीज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दो डेफिनेशंस जैसे हमने बताया, जो IMA की जो डेफिनेशंस थी उसके ऊपर हमें ये चीज़ समझ में आया कि डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। और एंग्लो अमेरिकन काउंसिल डेफिनेशन यानी AAC की जो डेफिनेशन है वो नॉर्मली प्रेजेंटेशन फॉर मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि यहाँ पर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो IMA जो डेफिनेशन दे रही है वो नॉर्मली इस पे दे रही है जिसके अंदर हम एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात कर सकें, ठीक है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, क्योंकि अपन ने अभी ऊपर देखा ही था जो मेजर 4 BCPF अगर अपन याद रखें तो बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और हमारे पास जो F यानी फोरकास्टिंग, ये जो 4 पिलर्स हैं, जो 4 कंपोनेंट्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है। की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो पहला तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको अपन कह सकते हैं वो यहाँ पर एक तो आता है यूज़ ऑफ डेटा। यहाँ पर हम बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज़ करने वाले हैं। ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। सबसे बड़ी बात ये है कि फोकसेस ऑन फ्यूचर पे ज़्यादा ये ध्यान देने वाली चीज़ है। डिसीजन मेकिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी को फ्रेम करने में बहुत मदद करती है। कस्टमाइजेशन, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द मैनेजरियल नीड हम चीज़ों को कस्टमाइज करते हैं, तो ये बहुत ही
अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हमारे सामने निकल के आ जाता है, कस्टमाइजेशन वाला फैक्टर है। तो यहाँ पर मेजरली 4 चीज़ों का हम डेटा नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल दोनों यूज़ करते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, और कोई कस्टमाइजेशन के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि हम डेटा का प्रॉपर्ली यूज़ करने वाले हैं, और कस्टमाइजेशन यानी जो मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम चीज़ें बनाते हैं, और डिसीजन मेकिंग के ऊपर हम बात करते हैं, कैसे हमारे डिसीजन मेकिंग और बिजनेस स्ट्रेटजीज इससे इम्पैक्ट होती है, उस पर बातचीत होती है। और ये नॉर्मली फ्यूचर ओरिएंटेड रिपोर्टिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर हम बात करें तो फ्यूचर ओरिएंटेड है और इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस पे ज़्यादा ध्यान देता है रेदर देन एक्सटर्नल फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और रिपोर्टिंग। इट प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अगर हम कहीं पे भी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे बात करते हैं तो ये हमेशा वहाँ पर हमारे लिए योगदान रहता है इसका, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारे काम आता है। जैसे हमने ऊपर बात करी थी यार कि इसका जो मेजर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगेन BCPF ही निकल के आएगा। अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें, देन बजटिंग की बात करें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर हम नॉर्मली फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ों के ऊपर बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। बजटिंग के अंदर हम नॉर्मली हिस्टोरिकल डेटा, जो हमारे हिस्टोरिकल डेटा है ना, उस पर हम पूरा यहाँ पर काम करते हैं। फाइनेंशियल ऑडिटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यार। अगर फाइनेंशियल जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर जो हिस्ट्री है उस कंपनी की पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री, उस पर बातचीत करना। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस के अंदर अगर हम बात करें तो फ्यूचर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये नॉर्मली ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पर ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बजटिंग और फाइनेंशियल ऑडिटिंग एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस के ऊपर भी यहाँ पर हम बात करते हैं अगर हम इस चीज़ पे आए तो। और इसके अगर हम यूँ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की वापस बात करें, नॉर्मली है क्या चीज़ें, जो कंपोनेंट्स हैं उन सबको अगर हम एक कंसोलिडेटेड आंसर निकालें तो ये आपके सामने निकल के आता है। तो सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो ये है कि भाई मैनेजमेंट के हिसाब से हम कस्टमाइज रिपोर्ट बना सकते हैं। एनालिटिकल नेचर में हम यहाँ पर ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, यहाँ के फोरकास्टिंग करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं। एफिशिएंसी के अंदर हम कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इन सब पे हम लोग बात करते हैं। हम यहाँ पर 3-3 के सेट में इस चीज़ को याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेगा हम सब के लिए। सबसे पहले हमें एस याद रखना है इस एरिया को लेके। एस विच मीन्स कि ए मतलब हमारा एनालिटिकल नेचर, जिसमें हम रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस, हम ट्रेंड्स के ऊपर मेजरली यहाँ पर बात करने वाले हैं। और सी हमारे लिए स्टैंड होता है हमारा कस्टमाइज रिपोर्ट के ऊपर, जब हम कस्टमाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, मैनेजमेंट और कस्टम रिपोर्ट्स पे हम बात करते हैं। और ई जो हमारा निकल के आता है वो आता है एफिशिएंसी फोकस के ऊपर, कि भाई कहाँ पर हम इस चीज़ को ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी हम अगर बात करें तो अगर हम इस विंग में आए, अभी तक हमने राइट विंग के ऊपर बात करी कि हम वहाँ पर एस यानी एनालिटिकल नेचर, उसका सी यानी कस्टमाइज रिपोर्ट, एंड ई मतलब एफिशिएंसी फॉर्म्स, फोकस इसके अंदर कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितना है, उस सब पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कि हमारा लेफ्ट विंग है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है F²D से। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि FF2 है, तो एक तो फ्यूचर फोकस्ड होती है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और फील्ड इंटीग्रेशन है सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर जो हम चीज़ देख रहे हैं डिसीजन ओरिएंटेड है। यहाँ पर हम डिसीजन के ऊपर ज़्यादा बात करें क्योंकि हमने पहले भी बात करा इंटरनल कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट और इंटरनल डिस्कशंस के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन एक्सटर्नल फोरकास्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे सब्जेक्ट के लिए। पहला फ्यूचर फोकस्ड है, जिसकी वजह से हमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग में मदद मिलती है। फील्ड इंटीग्रेशन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, हेल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी बेटर वे एज पॉसिबल। तो यहाँ पर फील्ड इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब चीज़ों पे बात करते हैं। और डिसीजन ओरिएंटेड के अंदर हम साउंड डिसीजंस लेना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, और सबसे बड़ी बात ये नॉन मैंडेटरी यानी वॉलेंटरी और फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको टाइम टू टाइम इसको करना है, इट्स इंपॉर्टेंट करना पड़ता है क्योंकि अगर इन केस कभी ऑडिट हो जाती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये यूजफुल रहता है। तो हमें एस और F²D से इस चीज़ को याद रखना है। एस से ए मीन्स एनालिटिकल नेचर इसका जो भी है, सी मतलब हमने जो इसके बारे में बात करी कस्टमाइज रिपोर्ट, एंड ई मीन्स एफिशिएंसी फोकस, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड ऑल। और F²D में फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये फील्ड इंटीग्रेशन है, डिसीजन मेकिंग है, एंड देन जो हमारा नॉन मैंडेटरी पार्ट है वो भी। तो ये सारे मिलके इसके मेजर हम कंसोलिडेट करते हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर। अब हम इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? तो बहुत सारे बिजनेस फंक्शंस इंक्लूडिंग प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में इसका स्कोप बहुत अच्छा है। ये नॉर्मली एफिशिएंसी और ग्रोथ के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको इसलिए यूज़ करती है जिससे उसकी एफिशिएंसी और ग्रोथ
इंप्रूव हो सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, इन सब में आपको मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा इसका स्कोप क्या है। अगर हम स्कोप की बात करें तो प्लानिंग और कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, इसको आपको अगर याद रखना है FCDP, ठीक है। और अगर FCDP से अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ना, है वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर यू विच इज PC फाड़दो यानी FD। ठीक है, PC मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोल, फाड़दो F मीन्स फाइनेंशियल एनालिसिस और D मीन्स डिसीजन मेकिंग। बहुत ही प्यारा स्कोप को हमने यहाँ पर एक ट्रिक से याद कर लिया। ठीक है, अगर हम की एरियाज की इसके ऊपर बात करें तो की एरियाज के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अपन क्या क्या इसमें देखते हैं, फाइनेंशियल बजटिंग और प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फोरकास्टिंग एंड रिस्क एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती है, आप देख सकते हो। ठीक है, या आप सारी चीज़ें अपने सामने देख सकते हो कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फंक्शंस क्या क्या है, विच इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, बजटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट एनालिसिस करना, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको कहते हैं, और डिसीजन मेकिंग सपोर्ट जिसको हम DSS भी, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं। तो यहाँ पर हम जो BCPF के अंदर बात करा, बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना, ठीक है, और F मीन्स फाइनेंशियल, जो इसकी प्लानिंग और बजटिंग का कंसेप्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बात करें। ठीक है, अगेन यहाँ पर PC फाड़दो वाला कंसेप्ट भी है और अलग अलग कंसेप्ट्स हैं गाइस, जो हमने ऊपर बात करी वही सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही है। सो आई विल नॉट वेस्ट एनी ऑफ मच ऑफ माई टाइम हियर। अगर हम टेक्निक्स की बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, अगर हम टेक्निक्स के अंदर डीप डाइव करें तो यहाँ पर आपको जैसे बजटिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स है अलग अलग चीज़ों को, क्योंकि सबसे डिसीजन मेकिंग की अल्टीमेटली इम्पैक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पहले पास बजटिंग आता है जिसमें हम ये देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन कितना हुआ है और हमारी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो कितनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में अगर हम बात करें तो ट्रेंड का एनालिसिस रहता है, पूरा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रहता है। वेरिएंस एनालिसिस के अंदर बजट डेविएशन की बात करेंगे, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस की बात करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं और कॉस्ट बिहेवियर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, अगर हम इसको याद करें तो वापस वही चीज़ यहाँ हो सकती है विच इज़ BP, ठीक है, जो हमने BCPF याद किया था, BCPF की जगह V याद कर लो बस, BCPV आपका मैं टेक्निक हो गया, विच इज बजटिंग जिसमें हम रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर बात करते हैं। C मीन्स कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस, ये आपको याद रखना होगा, जहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी की ज़्यादा बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसमें हम इवेल्युएशन करते हैं, ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं, और V मीन्स वेरिएंस एनालिसिस, बजट कितना हुआ, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस कितना आया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मेजर टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो बजटिंग में तो हम फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशंस को प्रेडिक्ट करते हैं। वेरिएंस के अंदर हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारे जो हम चाहते हैं और अभी जो हमारी करंट परफॉर्मेंस है उसके बारे में बातचीत करते हैं। ये सारी चीज़ें, कैश फ्लो के अंदर हम कैश फ्लो ट्रैक करते हैं, रेशियो के अंदर हम रेशियो एनालिसिस करते हैं पूरा। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में हम ये देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में हमारा कितना यहाँ पर गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। टेक्निक्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इसको अब याद करने का बेस्ट तरीका है पहला तो कैपिटल बजटिंग, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, फिर बजट एंड फोरकास्टिंग में हम फाइनेंशियल कंडीशंस को और जो रिसोर्स एलोकेशन है उसको प्रिडिक्ट करते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए पहला तो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसमें हम कैपिटल बजटिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम राइट और लेफ्ट विंग से याद करने की ट्रिक लगाएंगे। पहला जो हमारा है वो है ये विंग, इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो है VCB। V मीन्स वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें हम एक्चुअल को जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमारे एक्चुअल वेरिएंस एनालिसिस आप इस तरीके से मान सकते हो यार कि हमें जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस अभी कंपनी की चल रही है और जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कैसे होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ आती है। देन आता है C मीन्स कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जहाँ पर हम ब्रेक इवन पॉइंट्स को और प्रॉफिट मार्जिन्स को पकड़ते हैं। देन B मीन्स जो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है, जिसमें हमने ये बताया कि भाई कैसे आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को या एलोकेट करते हो फॉर योर प्रोजेक्ट्स, इसमें बात होती है। तो पहला जो टेक्निक है VCB, जिसके अंदर हमने वेरिएंस एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और बजटिंग और फोरकास्टिंग पे बात कर ली। अब अपन आते हैं वहीं पर ही लेफ्ट विंग पे। लेफ्ट विंग में जो हमारे पास पॉइंट है, इसको याद रखने का जो तरीका है वो है CMC।
ठीक है। CMC से आप इसको याद रख सकते हो, बहुत इजी तरीका। C मीन्स कैश फ्लो एनालिसिस, जिसमें हम कैश फ्लो को ट्रैक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि लिक्विडिटी आउटफ्लो हो। और M मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम प्राइसिंग असिस्ट इन प्राइसिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय एनालाइजिंग वेरिएबल कॉस्ट। हम वेरिएबल कॉस्ट को एनालाइज करके प्राइसिंग और डिसीजन मेकिंग पे यहाँ पर अभी ज़्यादा काम करते हैं। देन C इज द कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में डालते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ गए। देन द एंड इज रेशियो एनालिसिस, RA, ठीक है। तो VCB, CMC एंड देन RA, इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ओके, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेसेस की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है हमारा। सबसे पहले इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम डेटा को पहले तो कलेक्ट करते हैं, विच इज़ अवर बेस्ट पार्ट, विच इज़ कि डेटा को पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। देन डेटा को एनालाइज किया जाता है, फिर हमें डिसीजन मेकिंग के ऊपर हम बात करते हैं कि कैसे हमें डिसीजन मेकिंग, देन उसको बिजनेस कंट्रोल और इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट कर दिया, यहाँ पर डेटा सपोज हमने कलेक्ट कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा वहाँ पर डेटा का एनालिसिस होगा। देन उसके जो नेक्स्ट स्टेप में अपन जाएंगे वहाँ पर हम डिसीजन लेंगे कोई भी जो हमें एग्जीक्यूट करना है। देन एट द एंड हम बिजनेस कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। तो यहीं पर ही हमने यहाँ पर बात करी, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, देन डेटा का एनालिसिस होगा, देन डिसीजन मेकिंग, देन बिजनेस कंट्रोल, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स गोना हैपन हियर ओनली गाइस। ओके, तो डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा का एनालिसिस हो गया, देन डिसीजन मेकिंग हो गई, अब बिजनेस कंट्रोल भी हमारे पास आ गया। तो DC, DA, DM एंड देन BC। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, देन उसको एनालाइज करेंगे, देन डिसीजन मेकिंग करेंगे। फिर देखो, अगर हम हिंदी की स्टोरी की तरह याद रखना, पहले हमने डेटा पहले अपन कलेक्ट करते हैं, उस डेटा कलेक्ट करने उसके बारे में सोचते हैं, देन हम सोचते हैं हमें क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि सोचने के बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं अल्टीमेटली। और देन फिर हम उसको अपने बिजनेस में उसके बिजनेस की जो 360 डिग्री प्रोसेसेस है उसके अंदर लेके आते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ आप समझ सकते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या प्रोसेस रहता है वो हम फटाफट से यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रेलिवेंट डेटा को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो हमारे काम का है, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों चीज़ें उठाते हैं। देन हम उसको एनालाइज करते हैं, सबसे बड़ी बात, उसके बारे में प्रोसेस करते हैं, देन उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, देन हम उस इन्फॉर्मेशन को थ्रू डैशबोर्ड वगैरह कम्युनिकेट करते हैं, और बाय द एंड हम उसकी इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग पे बात करते हैं। तो वही कुल मिला के प्रोसेस है। पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कोई भी गैदर डेटा, रेलिवेंट डेटा हमें गैदर करना है। उसके बाद हम उसको एनालिसिस करेंगे और प्रोसेस करेंगे, देन हम इंटरप्रेट करेंगे द रिजल्ट्स को, क्या इंटरप्रिटेशन है, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, और एट द एंड हम उसको मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन और सोचते हैं कि भाई क्या इसकी इनसाइट्स निकल सकती है और क्या चीज़ें हो सकती है, फिर उस पर बात होती है। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या, अब यहाँ पर क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अब आ चुके, तो गाइस वेलकम यू टू द मेजर यूनिट, बिकॉज यहाँ पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर अब पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी RCS, वेरी इजी। ठीक है, RCS यानी रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है और समराइज करना है, और ये सब अपन किसको करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जिससे हम एक एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सके। वेरी इजी, राइट। तो यहाँ पर आप चीज़ समझिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जिससे हमें एक एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलने में प्रॉब्लम ना आए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शंस आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन रूल्स आते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। ये सब चीज़ें इसमें आते हैं, जो भी चीज़ें इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, चाहे बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, बैंक ट्रांजेक्शन हो, रूल्स आपको बनाने पड़ते हैं यहाँ पर, जिससे ट्रांसपेरेंसी, कंपैटिबिलिटी और कंपैरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी बनी रहे। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स आपके सामने यहाँ पर आती है वो डॉक्यूमेंट करती है आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को और परफॉर्मेंसेस को। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा RCS हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और तो और समराइज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, देन उसको समराइज करेंगे। यहाँ पर हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस हो गया, रूल्स बनाएंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को ट्रैक करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी ट्रैक करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स के जो मेजर आप ये कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो रहता है कि एक सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड हम मेंटेन करना चाहते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जिससे कभी भी अगर ऑडिट्स हो और ऐसी कोई चीज़ हो तो हमारे पास प्रॉपर सारे रिकॉर्ड्स रेडी रहे फॉर शोइंग टू द MC और कंपनी के अथॉरिटीज़ को। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम हमारे स्टेक होल्डर्स को भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, कभी भी आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हो तो जो सबसे पहला फैक्टर इन्वेस्टर्स आपसे पूछेगा या
जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है वो यही है कि आपको एक सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जिससे आप अपने स्टेक होल्डर्स को भी दिखा सको और तो और आपको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। सपोज आपको कोई कंपनी के लिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है, तो अगर आपके पास पूरा ट्रैक हो कि आपकी कंपनी के ने कहाँ कहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किया और अभी करंट फाइनेंशियल हेल्थ क्या है कंपनी की, देन उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं। एंश्योर कंपायर्स विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम रेगुलेटरी कंपायर्स और स्टैंडर्ड अध्ययनेंस के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे सामने बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पर सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टेक होल्डर्स को, और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद हो सकती है। और तो और कंप्लाइंसेज विद अकाउंट स्टैंडर्ड्स में भी हम बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, स्टेक होल्डर्स को भी दिखा सकते हैं और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। और तो और एंश्योर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी ये हम ध्यान रखते हैं कि अकाउंटिंग के जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके साथ आपकी कंपनी की जो कंप्लायंसेस और पॉलिसीज है वो अलाइन हो रही है सिस्टमेटिकली या नहीं हो रही है। तो इट्स ऑल्सो अ गुड फैक्टर फॉर यू ऑल। ओके, ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार है, विच इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स और क्या क्या होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, स्टेटमेंट्स कुछ प्रोवाइड करती है जो कि उस कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में एक प्रॉपर समरी होती है कि उस कंपनी की जो भी फाइनेंशियल हिस्ट्री रही है, कहाँ कहाँ उसने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, कहाँ कहाँ उसका स्टेटस रहा है, इस सब की वो एक आप सबके सामने एक समरी प्रोवाइड करती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और कॉम्प्लायंसेस बनी रहे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपका सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास एक होती है जिसके अंदर आपके सामने पूरा कैश इन कैश आउट के बारे में होती है, जिससे बिजनेस की जितनी भी लिक्विडिटी है वो सारी चीज़ें आती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को कहा जाता है, कितना कैश गया कितना कैश आया। बैलेंस शीट, कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी की एक प्रॉपर फोटो। इनकम स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पर आपके जितने भी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट की है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हुआ है, उन सब की प्रॉपर समरी और सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स की कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि इसलिए की जाती है क्योंकि आप अपने कंपनी के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को ट्रैक कर सको, और ये समरी होती है। यहाँ पर बैलेंस शीट होती है जिसके अंदर आपकी कंपनी के लायबिलिटी, एसेट्स वगैरह के बारे में बात होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश इन आउट की होती है, इससे लिक्विडिटी हाईलाइट होती है। और इनकम स्टेटमेंट जो होती है समराइज करता है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस को और प्रॉफिट को ओवर अ पीरियड, शोइंग कंपनीज की अभी करंट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है आपकी। ठीक है, यहाँ पर तो हमने बात करी रिलेशन। अगर हम बात करें कि दोनों में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में रिलेशन क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ पर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पे ध्यान देती है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग और कंप्लायंसेस और रेगुलेशन पे ध्यान देती है, वहीं पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे ध्यान देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस की अगर बात करें यहाँ पर, तो आपके सामने बहुत ही एक प्यारा डायग्राम आपके सामने है जो कि इसके डिफरेंसेस को बताता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है और फोकस एंड इंटरनल रिव्यूज है वो एक्सटर्नल है, हिस्टोरिकल डेटा प्रोविजन यहाँ पर होता है, और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए यहाँ पर मेजर फोकस रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आगे आ जाए अब कॉस्ट अकाउंटिंग पे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है अगर हम जनरल वे में बात करें, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कि नॉर्मली आपके कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर, या जो अगर मैं आपको बहुत ईजी वे में बोलूँ, जो डील करती है रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड कंट्रोलिंग टू इम्प्रूव बिजनेस एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस के एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपकी जितनी भी कॉस्टिंग हुई है, ठीक है, जो आपका सारी खर्च जितना भी हुआ है उन सब का रिकॉर्ड करना, जिससे अब इससे होता क्या है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेज एक्सपेंसेस। इसके लिए ये काम आती है। अब ये करती क्या क्या है, ये रिकॉर्ड करती है पहले तो कॉस्ट को, देन उसको एनालाइज करती है, उसको कंट्रोल करती है, उसके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है। तो यहाँ पर हमें वापस वही चीज़ है RAC, ठीक है, जो हमने ऊपर बोला, रिकॉर्ड, एनालिसिस, देन क्लासीफाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम RAC में कंट्रोल हो जाएगा। और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी रेस देन पी एनहेंस करती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, प्रॉफिटेबिलिटी है। ये कॉस्ट का खेल है, रेस पी इज ऑल अबाउट कॉस्ट। ओके, इट्स इजी टू रिमेंबर, सो आई एम गिविंग यू द फैक्ट। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के,
कॉस्ट अकाउंटिंग के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर पहला तो डिसीजन मेकिंग अगेन, देन कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, ये सब चीज़ें, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है, प्रॉफिट को कंट्रोल करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और बजट एंड फोरकास्टिंग करना, ये मेजर ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अगर हम इस विंग की बात करें डीसी और इस विंग की अगर हम बात करें तो बीसीपी अगेन, ठीक है, बजट एंड फोरकास्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, पहले तो डिसीजन मेकिंग में, देन हमारे कॉस्ट कंट्रोल में या कॉस्ट डिटर्मिनेशन में मदद मिलती है, क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए, कॉस्ट डिटर्मिनेशन में मदद मिलती है, बजट एंड फोरकास्टिंग में बहुत बड़ी मदद मिलती है, देन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये बड़ी चीज़ है, देन कॉस्ट कंट्रोल करना जिससे हम मॉनिटरिंग और रिड्यूस कर सके अननेसेसरी एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ें देखी, पहला डिसीजन मेकिंग और कॉस्ट डिटर्मिनेशन, हमें डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है और कॉस्ट डिटर्मिनेशन में मदद मिलती है। फिर बजट एंड फोरकास्टिंग, सबसे बड़ी बात बजटिंग के अंदर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर, कॉस्ट कंट्रोल में, देखो अगर आपको पता है कॉस्ट कंट्रोल होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, दूसरा हम डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाएंगे, और कॉस्ट अगर हम बचाएंगे तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी कंपनी की, ठीक है। बजट एंड फोरकास्टिंग में हमारे पास मदद मिलेगा, कहाँ पर क्या एलोकेट करना है उसमें मदद मिलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से कॉस्ट के बारे में पता लगता है, बजटिंग के बारे में पता लगता है, डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, एफिशिएंसी और प्रॉफिट दोनों मैक्सिमाइज होते हैं और कॉस्ट में फिर कंट्रोल भी रखी जा सकती है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, पहला तो होता है कुछ फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये क्या चीज़ है, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन लेवल्स, ठीक है। कैसे भी आपका प्रोडक्शन लेवल्स हैं बट ये कुछ ऐसी कॉस्ट है जो कि हमेशा क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन लेवल के साथ फ्लक्चुएट होती है, तो ये हम पूरी बात कर रहे हैं अभी प्रोडक्शन लेवल के साथ। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि सिर्फ फिक्स्ड रहेगी, उसके साथ कोई लेना देना नहीं, और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन लेवल के साथ फ्लक्चुएट हो सकती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि कोई भी सिंगल प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं है, नॉट डायरेक्टली लिंक टू अ सिंगल प्रोडक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो एक प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक होती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कोई भी डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं होती है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो लिंक कॉस्ट होगी वो इसके साथ क्या होगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी या लिंक होगी। वही अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो वो इसके साथ कोई रिलेशन में नहीं होगी। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है। मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड हैं जिससे आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या तरीके हैं वो हम आपको फटाफट से बताते हैं। विंग का एग्जाम्पल लेके अगेन, दिस इज राइट विंग एंड दिस इज लेफ्ट विंग। राइट विंग का अगर हम अभी एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले तो जे मीन्स जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर कस्टम मेड प्रोडक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंटिंग, ठीक है, जॉब कॉस्टिंग वो होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स लाइक केमिकल्स, ठीक है। एंड देन एक्टिविटी बेस्ड एलोकेट कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, हम यहाँ पर एक्टिविटी के बेस्ड पे जप्पा, ठीक है, जप्पा यानी जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड। अगर हम प्रोडक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं, यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, तो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है कितना प्रोसेस हुआ। जॉब कॉस्टिंग अगर हम बात करें तो कस्टम मेड प्रोडक्ट्स के ऊपर बात होती है, ठीक है। और एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी के बेसिस पे कि आप प्रोडक्ट्स के जो कॉस्ट है बेस्ड ऑन एक्टिविटी दे रहे हो रेदर देन प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपकी बेस्ट चीज़ आती है वो आती है SOM। लेफ्ट विंग को याद रखने का तरीका है SOM। SOM स्टैंड फॉर S मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, O मीन्स ऑपरेशनल कॉस्ट और M मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करती है स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड कॉस्ट से, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है यहाँ पर हम फोकस ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट पे करते हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन पे करते हैं। और अगर हम ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस इज ऑपरेशनल कॉस्ट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके सामने एक आ गई है, एक बेसिक सा आपके सामने आ चुका है कि भाई जॉब में अगर हम कस्टम पे बात कर रहे हैं, प्रोसेस में अगर एक सिंगल प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं मास में
एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक्चुअल को जो कॉस्ट है स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। जब अपन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिनल एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऑपरेशनल कॉस्ट तो पूरे बिजनेस को चलाने की जो कॉस्ट आती है वो। अब इससे होता क्या है, कॉस्ट का क्या रोल है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन वही चीज़ें आएगी, रोल ऑफ कॉस्ट इन बिजनेस डिसीजन, आपके बजटिंग के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, प्रोडक्शन डिसीजंस के अंदर, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्राइसिंग, इन सब में मदद मिलती है। प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब में आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, अगर हम अब बात करें और दूसरी टाइप्स की कॉस्ट की, तो देखिए संक कॉस्ट जो होता है, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे फ्यूचर में इसका कोई इररेलेवेंस टू द फ्यूचर, ये संक कॉस्ट होती है। इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, वो स्टेबल कॉस्ट जिसका कोई डिसीजन इंपैक्ट नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए मदद करती है, और कांस्टेंट कॉस्ट जो आपकी फिक्स रहती है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है और ऑप्शन कंपैरिजन के लिए काम आती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन डिसीजंस के लिए और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के लिए हमारे लेने में मदद करती है। रेलिवेंट कॉस्ट एक्चुअली वो कॉस्ट है जो डिसीजन इंपैक्ट और कॉस्ट चेंज होती रहती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अल्टरनेटिव चॉइस और ट्रेड ऑफ एनालिसिस के लिए काम आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई रेलिवेंट जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है जो कि डिसीजन कॉस्ट दैट चेंज बेस्ड ऑन डिसीजन टेकिंग, जो डिसीजन लिया उसके बेस पे चेंज भी हो सकती है। रेलिवेंट कॉस्ट जो कोई भी डिसीजन हो चेंज नहीं होगी। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल के साथ कभी वेरी नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली कभी भी इन डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करती। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। संक कॉस्ट पास्ट एक्सपेंसेस दैट कुड नॉट अफेक्ट द फ्यूचर। इंक्रीमेंटल को एडिशनल कॉस्ट जो अक्कर होता है अगर एक तरीका खत्म हो जाता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर हम की डिसीजंस की अगर बात करें, जहाँ पर की डिसीजन मेकिंग एरिया वेयर कॉस्ट प्ले अ मेजर रोल, तो यहाँ पर प्राइसिंग डिसीजंस के लिए कॉस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम प्राइसिंग के ऊपर बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम प्राइसिंग सेट जब करते हैं तब कॉस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। मार्केट पोजिशनिंग, कंपेटिबिलिटी प्राइसिंग आपको करनी पड़ती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है जब आपका फोकस ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी फोकस हो। ठीक है, तो आपके फोकस के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, अगर मार्केट पोजीशनिंग करनी है तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे लाना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी फोकस है तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो अलग अलग प्राइसिंग तरीके हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, बाय मेक और बाय डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है कॉस्ट हमेशा। ठीक है, अगर कॉस्ट ज़्यादा होती है तो लोग नहीं लेंगे, अगर कम होती है तो लेंगे। प्रोडक्ट मिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट, यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। सपोज आप एक कोई कुरकुरे खरीदने गए, साथ में आपको कोलगेट मिल गया तो आप उसको ले लोगे क्योंकि फ्री में मिल रहा है। अगर दूसरे में कुछ नहीं मिल रहा है तो आप एक बार को सोचोगे यार उसमें दो चीज़ें नहीं मिल रही, इसमें एक मिल रही है। तो आप हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन पे ही बात करते हो। ठीक है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बजटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि आपको कॉम्प्रेसिव मेजर देती है प्रॉफिटेबिलिटी का बाय कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और यहाँ पर हम IRR की बात करें जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ आपको परसेंटेज रेट मिलती है। ये नॉर्मली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है जिसके अंदर पहले तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम टाइम वैल्यू फॉर मनी के ऊपर बात कर रहे हैं। और IRR जो आपका है ये आपको परसेंटेज रिटर्न देता है विच इज़ ईजी टू कंपेयर विद रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर हम आगे आए तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्रोडक्शन क्वांटिटी कैसे कर सकते हो। पहले तो कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको पता लगाना है, फिर आपका ब्रेक इवन पता लगाना है, देन आप प्रोडक्शन क्वांटिटी सेट कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, शटिंग डाउन डिसीजंस यहाँ पर कब होता है, अगर आपका जो रेवेन्यू है, ठीक है, अगर आपका रेवेन्यू ही इतना नहीं हो रहा है तो आपको ऑपरेशंस बंद करने ही पड़ेंगे। और अगर अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है तो चलती रहेगी चीज़ें। कोर रिडक्शन एंड कंट्रोल, यहाँ पर आपको जो हमारा एक्सपेंस को मिनिमाइज करना है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग सेट करना है और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करनी है। वेरी इजी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई बिजनेस डिसीजन मेकिंग थ्रू कॉस्ट एनालिसिस कैसे होता है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। इसमें अंदर हमने ब्रेक इवन एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट रिडक्शन, इसके ऊपर सब पे अभी बात करी है। ठीक है, कि एक कॉस्ट से क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट होती है, सब चीज़ें, प्राइसिंग इंपैक्ट होती है, मार्केट डिसीजंस, कस्टमर चॉइसेस इंपैक्ट होती है, शटडाउन डिसीजंस इंपैक्ट होते हैं, प्रोडक्शन मिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, कैपिटल बजटिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल, ये सब चीज़ें इससे एनालिसिस से अटकती है। ठीक है, बिजनेस के अंदर कॉस्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो पहले तो कॉस्ट कंसेप्ट है क्या, तो ये नॉर्मली एक्सपेंसेस के लिए कॉस्ट रेफर्स टू अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ रिसोर्सेज। बहुत ही इजी डेफिनेशन है।
ठीक है। अगर हम किसी भी रिसोर्सेज की मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं तो देन इट्स टर्म्ड एज अ कॉस्ट। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर आपको पता है मॉनेटरी यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, और कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है जो इस चीज़ के ऊपर पूरा काम करती है। ठीक है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट हम बात कर ही चुके हैं, रेफर टू टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस, यानी आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर जो लगा है उस चीज़ को करने के लिए। अब यहाँ पर लेबर, मटेरियल, सब चीज़ें आती है। ठीक है। अब यह फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स रहती है रिगार्ड प्रोडक्शन लेवल, ये फ्लक्चुएट होती है। वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट जो टाइड रहती है प्रोडक्शन से, ये कभी भी सिंगल से नहीं रहती है, वही चीज़ें हैं वापस। मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग की अगर बात करें तो वही चीज़ें, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, एलोकेट करना और कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हो चुकी है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें हम वापस पूरी डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं इसका। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कुछ इसमें ज़्यादा वापस करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी अपन को, कि वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब आते हैं कॉस्ट कंसेप्ट्स पे। तो कॉस्ट कंसेप्ट्स क्या चीज़ है? दे आर द फंडामेंटल इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये हेल्प करते हैं बिजनेसेस को एक्सपेंसेस को पता लगाने के लिए, प्राइजेस को सेट करने के लिए, बजट्स को कंट्रोल करने के लिए और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लेने के लिए। ठीक है, ये इसका मेन काम है। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, ये आपको कुछ फ्रेमवर्क है। देखो, प्राइसिंग, सेटिंग प्राइसिंग बेस्ड ऑन, आपको ये क्या क्या मदद, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है? पहला तो इसका पढ़ने से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप कॉस्ट कंसेप्ट्स को समझेंगे और अपनी प्राइसिंग सेट करने के बारे में जानेंगे। प्रोडक्शन, ठीक है, कि कितना आपका गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर भी बात होगी। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कितना प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें आप एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो प्राइसिंग के ऊपर बात करनी है, प्राइजेस कैसे आपको सेट करनी है। देन अपन प्रोडक्शन पे बात करते हैं कि भाई कैसे आपका प्रोडक्शन होने वाला है उस सब पे। देन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना, यानी कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी कॉस्टिंग आई है, ये सारी चीज़ें। देन कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, इसलिए कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। तो पीपीसी इसका तरीका है। प्रॉफिट, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, पहले तो प्राइसिंग के लिए, देन प्रोडक्शन के लिए कि कितना कॉस्ट प्रोडक्शन में हुआ है, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, देन कॉस्ट कंट्रोल। ये कुछ मैंने तरीका यहाँ लिखा है। अब अगर हम इसको बात करें तो जो मेजर कॉस्ट कंसेप्ट्स हैं वो क्या क्या है, हम फटाफट से उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम मेजर पहले बात करें तो पहली तो जो चीज़ आती है वो आती है फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ भी प्रोडक्शन लेवल हो उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिक्स्ड रहती है कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज होती है। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर इन यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी 100 ये 5 चाबियाँ है, ठीक है, इसको बनाने के लिए 30 रुपये लगे, तो जो इसकी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, यानी एवरेज कॉस्ट एक की कितनी आएगी, डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 6, तो 6 रुपये एक की आई। मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट, यानी उससे ज़्यादा अगर आपने किया। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा, टोटल कॉस्ट देख ली, एवरेज कॉस्ट देख ली, मार्जिनल कॉस्ट देख ली। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट होती है, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वही जो किसी एक सिंगल प्रोडक्ट्स के साथ ट्रेस नहीं की जा सकती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। संक कॉस्ट, वो कॉस्ट जो ऑलरेडी हो चुकी है और उसका फ्यूचर से अब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो कभी रिकवर। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड व्हेन अ डिसीजन इज मेक, यानी कोई भी डिसीजन हमने लिया वो हो गया, उसकी कॉस्ट। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर हम एक एसिड को किसी दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो। कंट्रोलेबल कॉस्ट, वो जो डिसीजन मेकर के सारा कंट्रोल की जा सकती है। अनकंट्रोलेबल जो नहीं की जा सकती कंट्रोल, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस हो गए, इसमें तो रॉ मटेरियल आ सकता है। ठीक है, इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, वो हाइपोथेटिकल कॉस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट। शट डाउन कॉस्ट, बंद करने की कॉस्ट जो आती है। ठीक है, और अवॉइडेबल और नॉन अवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, वो अवॉइडेबल कॉस्ट जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है, और वो जो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, कॉस्ट से बिजनेस के अंदर एक तो मटेरियल कॉस्ट आती है जो आप लेते हैं, लेबर कॉस्ट आती है, और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो आते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो पहले तो मटेरियल्स की कॉस्ट हो गई, एक लेबर की कॉस्ट हो गई, और एक ओवरहेड कॉस्ट भी इसके अंदर हो गई।
ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट में आप ये देख सकते हो, लेबर कॉस्ट किस किस की लगती है, लेबर की लगती है, रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज़, मनी, टाइम और एफर्ट जो लोग डाल रहे हैं उसकी तो सबकी कॉस्ट लगती ही है, जिसको MTE और ULBR से याद रख सकते हो। ठीक है, MTE मनी, टाइम और एफर्ट, मनी, टाइम, एफर्ट, लेबर, ठीक है, आप जो यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, इन सब की कॉस्ट होती है मेजरली। डिफरेंट डेफिनेशंस अलग अलग है कॉस्ट की, बट हमें उससे कोई लेना देना इतना ज़्यादा नहीं है। जो ICM जो है, ICMA की जो डेफिनेशन है वो फोकस ज़्यादा करती है रिसोर्स एलोकेशन पे इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल डेफिनेशन जो है वो एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। और हॉर्न ग्रीन की जो डेफिनेशन है वो रिसोर्स सेक्रीफाइस पे ज़्यादा ध्यान देती है। डायरेक्ट कॉस्ट वही, वापस इनडायरेक्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वही, वापस चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर भी हम क्यों कर रहे हैं, वापस वही चीज़ है, BCPF, कॉस्ट कंट्रोल, रिडक्शन, बजट एंड फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ये पूरी वही चीज़ वापस यहाँ पर हमारे सामने आ गई है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में फ़र्क क्या है, यहाँ पर हम कॉस्ट रिडक्शन कंट्रोल में बात करते हैं, बिजनेस एफिशिएंसी की बात हो रही है, पूरी बिजनेस की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम इंटरनल चीज़ों पे बात करते हैं, यहाँ हिस्टोरिकल दोनों यूज़ होते हैं, सिर्फ हिस्टोरिकल रिलेटेड डेटा काम आता है। यहाँ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है, या कोई मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है। ये कॉस्ट रिलेटेड डेटा के लिए है, ये यहाँ पर हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ें वापस लिखी हुई बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट को भी क्लासिफिकेशन किया जाता है 4 तरीक़ों से। पहला तो है बिहेवियर बेस्ड, दूसरा है कॉस्टिंग सिस्टम्स, फिर है फंक्शन बेस्ड और एक है नेचर बेस्ड। अगर हम बाय नेचर की बात करें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो कि प्रोडक्शन लेवल के साथ डायरेक्ट है, ठीक है, नेचर बेस्ड कॉस्ट होती है। एक होती है फंक्शन बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। बाय बिहेवियर से वो 3 तरीके की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि कांस्टेंट रहती है और प्रोडक्शन लेवल से, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती रहती है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो डेटा पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जैसे, ठीक है। तो पहला तो बाय नेचर, वेरिएबल और फिक्स्ड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। और बाय बिहेवियर फिक्स्ड, और ये हो गया बाय फंक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बाय फंक्शन है जो हमें चाहिएगी, ठीक है। प्रोडक्शन की कॉस्ट कितना प्रोड्यूस हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन यानी उनकी सैलरीज, और देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आ गई है। ट्रेसिबिलिटी से अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइम जो आती है, प्राइम कॉस्ट आती है बाय डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, और कन्वर्जन कॉस्ट जो होती है अकर ड्यू टू कन्वर्जन और रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, ये भी कॉस्ट बाय ट्रेसिबिलिटी, जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसको ट्रेस किया जाता है। टाइम पीरियड से हिस्टोरिकल और एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें भी हो गई। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, लेबर, कॉस्ट शीट में हम क्या क्या चीज़ डालेंगे, पहले तो लेबर की कितनी कॉस्ट आई, ठीक है, मटेरियल्स कितना आया, ओवरहेड्स क्या क्या रहे, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो ओवरहेड्स। कॉस्ट शीट्स यानी एक फॉर्मल रिकॉर्ड जिससे हम चीज़ों का एनालाइज कर सकते हैं कॉस्ट को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या क्या चीज़ें मतलब कॉस्ट कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन के अंदर। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल्स को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। डायरेक्ट लेबर वो लेबर जिनको आप डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर वो जो सपोर्टिंग लोग हैं, ठीक है। तो हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है। देखो, डायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, पहली चीज़ तो यहीं पर ही खत्म हो गई। फिर आता है फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स जो चेंज होते रहते हैं, और फिक्स जो कभी चेंज नहीं होते। यहाँ पर आती है कि भाई इन सब की मैथमेटिक्स पूरी, ठीक है। कॉस्ट हेड्स, कॉस्ट शीट में कॉस्ट हेड्स क्या होता है, पहले टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस आपका आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर से प्राइम कॉस्ट बनती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री का कितना है, ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये सब अगर मिला दोगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ये आप देख सकते हो कैसे इन्होंने बनाया है कॉस्ट शीट। एक डायरेक्ट मटेरियल्स की इतनी है, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट हो गई, ठीक है। प्राइम कॉस्ट दोनों को मिलके बनेगी, डायरेक्ट और इनको। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्राइम कॉस्ट को अगर हम मिला देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। और फिर हम फैक्ट्री इसको प्राइम कॉस्ट को मिक्स करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी आ जाती है। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग डिसीजन, डिसीजन फोरकास्टिंग, यही चीज़ें हैं इसकी, बार बार वही चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी, प्रिपेयरिंग कैन बी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग, सब्जेक्टिविटी है कि भाई कॉस्ट एलोकेशन कैन बी सब्जेक्टिव एंड अफेक्टिंग एक्यूरेसी, इनकम्प्लीट कॉस्ट, सम इनडायरेक्ट कॉस्ट मे बी एक्सक्लूडेड नॉट फॉर एक्सटर्नल यूजेस, इसका कोई एक्सटर्नल यूज़र नहीं होता जिसके लिए काम है, फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है ही नहीं है, कॉस्ट शीट्स काम की ही नहीं है कभी, ठीक है। ओवरव्यू देख लेते हैं कॉस्टिंग मेथड्स के, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग वो हमने पहले जब वो ABC कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है, जब OMC ऑपरेशनल मैनेजरियल और C क्या था यूनिट कॉस्टिंग, सॉरी यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। ये कुछ ऐसे तरीके हैं बेसिकली अगर देखा जाए। डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, ट्रीटमेंट ओवरहेड्स, ठीक है, डिफरेंट ओवरहेड्स ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग होता है, डेप्रिसिएशन मेथड्स, वेरिंग डेप्रिसिएशन मेथड्स होते हैं, स्टॉक वैल्यूएशन, डिफरेंट नॉन कॉस्ट आइटम्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ कर देना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल टू एंश्योर द मैच, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन में हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स को फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ मैच करते हैं, ठीक है, जिससे वो मैच हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, और ये क्यों होता है और ऐसा क्यों हो सकता है, कभी कभी ठीक ओवरहेड्स की वजह से, नॉन कॉस्ट आइटम डेप्रिसिएशन और स्टॉक वैल्यूएशन की वजह से कभी कभी चेंज हो सकता है। ये देखो कॉस्ट और फाइनेंशियल ये दोनों चीज़ें मैच की जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर अगर हम आए थे तो यहाँ पर प्रोडक्शन की नीड पहले समझी जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है, प्रोसेस मेथड ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, it is the method of cost allocation used when a company with large quantity of identical homogeneous products. It is normally used in industry such as chemical, food and production, ठीक है, where production is different from each other। ये process costing का गेम है पूरा, ठीक है। process costing characteristic continuous production, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्शन स्टेजेस होते हैं, होमोजेनस में भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही होते हैं इसके अंदर, और एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट गैदर्ड ओवर एंड ओवर। तो पहले क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहता है, उस प्रोडक्शन के बेसिस पे, प्रोसेसेस के बेसिस पे हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन वही चीज़, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्यूमुलेट कॉस्ट फॉर ईच अदर, डिवाइड कॉस्ट अमंग द प्रोडक्ट्स। पहले तो सारे ईच प्रोसेस के लिए सारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर लो, सारी C1 C2 सारी कॉस्ट को एक जगह एक्यूमुलेट कर लिया, फिर उनके प्रोडक्ट्स के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया, और फिर कॉस्ट को प्रोसेस साइकिल में सिंगल प्रोसेस कॉस्टिंग में केवल जब अपना प्रोडक्ट एक प्रोसेस के थ्रू जाता हो, ठीक है। और मल्टीपल प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, जब प्रोडक्ट्स जो होता है ना वो सेवरल प्रोसेसेस के अंदर जा रहा है, ठीक है। सिंगल प्रोसेस में तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जो है वो केवल एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। वह मल्टीपल प्रोसेसिंग के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो सेवरल प्रोसेसेस के अंदर जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक में तो एक में ही जा रहा है और इसमें सेवरल में जा रहा है, तो दो तरीके की चीज़ें हो गई। सिंगल प्रोसेस कॉस्टिंग और मल्टीपल प्रोसेस, जिसमें प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेस सिंगल प्रोसेस में जा रहा है। डायरेक्ट मटेरियल बिकम डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर वो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हो। सिंपल फैक्ट्री ओवरहेड्स वो ओवरहेड कॉस्टिंग, वही चीज़ें यहाँ पर आ गई, ठीक है। कॉस्ट एलिमेंट्स इसमें यही है। कॉस्ट फ्लो अगर देखें तो रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री की मटेरियल जो प्रोडक्शन में है दे आर क्लासिफाइड एज वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश्ड गुड्स जो हो गए, गुड्स कॉग्स जो हो गए, व्हेन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर टू कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बिका माल, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है कॉस्ट फ्लो में, फिनिश्ड गुड्स होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, रॉ मटेरियल शुरू यहाँ से करेंगे, रॉ मटेरियल, फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिनिश क्या हो गया और क्या बिक गया, खत्म, ठीक है। अब ये वही चीज़ें हैं सारी, आपको कोई इसमें लोड नहीं लेना है। एडवांटेज डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, सिंप्लिसिटी कर देता है, कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है, कंसिस्टेंट प्रोडक्शन है, ये वही चीज़ें हैं, ले दे के वापस घूम फिर के जा रही है। लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्टी इन ट्रेसिंग कॉस्ट, ठीक है। ओवर सिंप्लीफिकेशन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अनसुटेबल फॉर स्मॉल ऑपरेशंस, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ये ध्यान रखना, बड़े स्मॉल ऑपरेशंस के लिए सही नहीं है, डिफिकल्टी है इन ट्रेसिंग कॉस्ट और ओवर सिंप्लीफाई हो गया है और लैक ऑफ स्पेसिफिक नहीं है ज़्यादा। अंडरस्टैंडिंग की कंसेप्ट्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग डायनेमिक्स, पहला इक्विवेलेंट यूनिट्स रिप्रेजेंट द वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग कंप्लीट यूनिट्स ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीज़ें हैं प्रोसेस कॉस्टिंग डायनेमिक्स। जॉइंट
and byproducts. Accounts that produce products produce simultaneously and secondary products. Equivalent units यहाँ represent करते हैं the work done in producing complete units during a period. यानी कितना काम हुआ है जिसमें ये सारी इस पर्टिकुलर टाइम में जितने यूनिट्स हैं उसमें कितना वर्क हुआ, वो इक्विवेलेंट यूनिट्स. नॉर्मल एबनॉर्मल डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्शन लॉसेस. ठीक है. और ये जॉइंट बाय एंड अकाउंट्स फॉर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. ठीक है. जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स विच मीन्स कितने एक साथ साथ हुए, जॉइंट एंड बाय. और इक्विवेलेंट यानी कितने टाइम लगा उन सबको साथ में होने में. नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस में क्या हो गया, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्शन लॉसेस. ठीक है. अब आता है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एडिशनल कॉस्ट इन अकर्ड व्हेन प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. कितनी कॉस्ट एडिशनल आई जब हमें एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में एक से ज़्यादा सर्विसेज में टाइम लगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एसपी माइनस वीपी. ये आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और मार्जिनल कॉस्ट होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. मार्जिनल कॉस्ट क्या हेल्प करती है हमें, वेरिएबल कॉस्ट फोकस, फिक्स्ड कॉस्ट सेपरेशन, अकाउंट्स फॉर फिक्स्ड कॉस्ट सेपरेटली. कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाईलाइट्स करती है डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, कॉस्ट सिंप्लीफिकेशन और ब्रेक इवन एनालिसिस में काम करती है. ठीक है. यहाँ पर इसका है मेजर यूज़. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यानी CVP एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये भी ब्रेक इवन पॉइंट पता करने में मदद करती है, कॉस्ट को एनालिस करती है और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इवेल्युएट करती है. अब बात करते हैं फॉर्मूला की. ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन SP माइनस VC यानी वेरिएबल कॉस्ट SP माइनस VC. ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट. ये जिसमें टोटल रेवेन्यू आपकी टोटल कॉस्ट से इक्वल हो जाता है. ठीक है. ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है. मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इंडिकेट करता है हाउ मच सेल कैन ड्रॉप बिफोर द बिजनेस रीचेस टू इट्स ब्रेक इवन पॉइंट. यानी कितनी सेल्स गिर सकती है उस बिफोर द बिजनेस रीचेस टू इट्स ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है. तो ये होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. ठीक है. देख सेल्स वैल्यू के अंदर कैसे निकलता है ये, BEP इन यूनिट्स क्रॉस सेल्स बाय पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन रेशियो SP माइनस VC डिवाइडेड बाय SP. ठीक है. ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए. शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस के लिए काम आता है, प्रॉफिट प्लानिंग के लिए ये काम आती है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए चीज़ें काम आती है, और तो और प्राइसिंग डिसीजंस के लिए भी मार्जिनल कॉस्ट काम आती है. ठीक है. हाउ टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट मिक्स. प्रायोरिटाइज करो हाई कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट को जो लोगों के काम आए ज़्यादा, जिससे मार्जिन्स भी आपकी मैक्सिमाइज हो सके. बैलेंस करो प्रोडक्ट लाइंस को, डाइवर्सिफाई करो जिससे मार्केट प्रेजेंस आपकी बनी रहे. ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. कंट्रोल करना वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कर सकते हैं, इंप्लीमेंट मेजर्स टू लिमिट दिस कॉस्ट और इंक्रीज करो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वापस वही चीज़ें आ गई है. ठीक है. कि कैसे प्रॉफिट आपकी ज़्यादा हो सकती है. ब्रेक इवन एनालिसिस ढंग से करना, सेल्स इम्पैक्ट को मिनिमल रखना, अचीव करो प्रॉफिट टारगेट्स को, और सेल्स वॉल्यूम भी आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी. डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग. ठीक है. डिफरेंशियल कॉस्टिंग द मेथड दैट कंपेयर कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू डिटरमाइन द फाइनल इम्पैक्ट ऑफ ईच. ठीक है. ये वो मेथड है जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करता है जिससे फाइनेंशियल इम्पैक्ट पता लगे. इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व्स द एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड व्हेन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और एक्सपेंडिंग एन एक्टिविटी. ठीक है. इंक्रीमेंटल जो बढ़ती है, डिफरेंशियल वो कॉस्ट और रेवेन्यू जो डिफरेंट अल्टरनेटिव आ रहे हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट का, इसका डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू स्पेसिफिक डिसीजन कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स टू एक्सेस द फाइनेंशियल इम्पैक्ट. Incremental cost evaluate additional cost when increasing production and expanding activity, assessing units or product changes. ठीक है.
अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है वो डिफरेंशियल कॉस्टिंग, वो कॉस्ट जो फोकस करती है ऑन कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू स्पेसिफिक डिसीजंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। रेलिवेंट कॉस्ट फोकस ऑन कॉस्ट दैट चेंज बिटवीन अल्टरनेटिव्स। शॉर्ट टर्म डिसीजंस आर यूज्ड फॉर डिसीजंस वेयर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज। वेरिएबल कॉस्ट वो जो चेंज होती है। एक्सक्लूडेड रेलिवेंट कॉस्ट जो कुछ काम की नहीं है। डिसीजन मेकिंग एड जो एनालिस करो कंपेयर बिटवीन द अल्टरनेटिव। ये कुछ डिफरेंशियल कॉस्टिंग्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कॉस्टिंग डिसीजंस क्या आती है जिसके ऊपर हम अगर बात करें, पहले तो ये आउटसोर्सिंग ऑफ डिसीजंस में मदद, कंपेयर कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग वर्सेस इन हाउस। ठीक है, प्राइसिंग डिसीजंस में मदद मिलती है। बाय और सेलिंग डिसीजंस, एक्सपेंडिंग कर सकते हैं प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस के लिए मदद मिलती है। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग एनालिसिस। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जिससे हम डिटरमाइंस द प्रॉफिटेबल यूज ऑफ कैपेसिटी। कॉस्ट कंट्रोल जिसमें हम कॉस्ट का कंट्रोल करते हैं डिफरेंशियल के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कॉस्ट को विद रेवेन्यू। बजटिंग में काम आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए काम आती है। ठीक है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा, डिसीजन मेकिंग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। दोनों में फ़र्क क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है वो यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस करती है, और प्रॉफिट एनालिसिस पे। डिफरेंशियल कॉस्टिंग एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करती है, कॉस्ट ट्रीटमेंट अप्रोच है, और पर्पस ऑफ यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। ये ध्यान रखना। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करेगी, वेरिएबल कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस करेगी, कॉस्ट फोकस रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करेगी। वहीं डिफरेंशियल कॉस्टिंग जो होती है ना, स्कोप ऑफ एनालिसिस, कॉस्ट ट्रीटमेंट अप्रोच और पर्पस ऑफ यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। अगर आपको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग लेनी, प्रॉफिटेबिलिटी समझो, रिसोर्स को प्रॉपर्ली एलोकेट करो, कॉस्ट कम करो, शॉर्ट टर्म प्लान करो और स्ट्रेटेजिक डिसीजन सपोर्ट करो। ठीक है, जो फाइनेंशियल डेटा के थ्रू डिसीजन लो। अब आता है बजट। बजट क्या चीज़ है? बजट इज द फाइनेंशियल प्लान दैट आउटलाइन एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली अ ईयर। ठीक है, ये क्या डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। गवर्नमेंट का भी बजट निकलता है, जैसे आपको पता है फाइनेंशियल प्लान है तो सारी चीज़ें इसमें होती है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, सब चीज़ें यहाँ आती है। और ये गाइड है एक ऑपरेशन का, बहुत प्यारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी होने वाला हो सबके लिए बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बजट टाइम बेस्ड हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बजट होता है। नेचर ऑफ एक्सपेंस जो बजट का यहाँ पर होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बजट भी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टैटिक एंड फ्लेक्सिबल बजट्स होते हैं। फंक्शन बेस्ड भी होता है जिसमें फाइनेंशियल एंड मास्टर बजट्स होता है। तो डिपेंड करता है कैसे बजट भी अलग अलग टाइप से टाइम में भी क्लासीफाई किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर भी रेवेन्यू और स्टैटिक एंड फ्लेक्सिबल बजट्स भी होते हैं। बजटिंग इस तरह, बजटिंग प्रोसीजर क्या है, बजटिंग होती कैसे है? पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, देन डेटा गैदर किया जाता है, देन बजट एस्टिमेट को फॉर्मेट किया जाता है, फिर कंसोलिडेट बजट किया जाता है, फिर रिव्यू एंड अप्रूवल, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन मॉनिटरिंग कंट्रोल। यानी पहले तो डेटा लेंगे, देन फॉर्मुलेट करेंगे बजट के एस्टिमेट को, फिर कंसोलिडेटिंग द बजट, देन रिव्यू एंड सबको करना। ये सारा बजट का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर डेटा गैदर किया, फिर फॉर्मुलेट किया बजट के एस्टिमेट्स को, देन कंसोलिडेट किया फिर बजट को, देन रिव्यू एंड अप्रूवल दिया, देन इम्प्लीमेंट किया, देन मॉनिटर एंड कंट्रोल किया। बहुत ईजी तरीका। एनुअल बजट होता है जो एनुअली प्लान्स बताता है। कैश बजट होता है जो कैश फ्लो बताता है। कैपिटल बजट होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। फ्लेक्सिबल बजट जो एडजस्ट होता रहता है एक्टिविटी के हिसाब से। जीरो बेस्ड बजट होता है, जस्टिफाई करता है ऑल एक्सपेंसेस को एनुअली। परफॉर्मेंस बजट होता है जो लिंक करता है रिसोर्सेज को टू इट्स आउटकम। तो अलग अलग बजट है, एनुअल बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट और फ्लेक्सिबल बजट। इसको तोड़ देते हैं, ACC, एनुअल बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट। PZF, प्रॉफिट बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट। खत्म। बजट कंट्रोल, सेटिंग करना बजट को, फाइनेंशियल लिमिट्स एंड टारगेट, मॉनिटर करना, देन कोहेसिव एक्शंस लेना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट तो वही है, बजटरी कंट्रोल का, प्लानिंग प्रॉपर हो, फाइनेंशियल कंट्रोल हो, परफॉर्मेंस में कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग हो, मोटिवेशन है। बस यही चीज़ें हैं, यही घुमा फिरा के चीज़ें हैं 4-5। वापस बजट प्रिपरेशन की क्या, पहले तो रिपोर्ट होती है। ठीक है, बजट प्रिपरेशन, बजट को प्रिपेयर किया, बजट को एलोकेट किया, फिर उसको मॉनिटर किया, फिर उसका वेरिएंस एनालिसिस किया, फिर कोरेसिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन, देन रिपोर्टिंग करी। सिंपल एंड ईजी तरीका।
वापस वही चीज़ें आ गई बजटिंग कंट्रोल वाली, ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। लिमिटेशंस क्या है इसके? इनफ्लेक्सिबल है, इनएक्यूरेट प्रेडिक्शंस है, टाइम कंज्यूमिंग और शॉर्ट टर्म फोकस ज़्यादा रहता है नॉर्मली। अब आता है फिक्स बजट, वो बजट जो फिक्स होता है, ठीक है। और अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें, वो बजट जो चेंज हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी जो आपका एक्टिविटी लेवल्स में जो चेंजेस है उस हिसाब से चेंज होता है, एक्टिविटी लेवल्स में चेंज नहीं होता है। अब जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? टेक्निक है जिसमें सारा एक्सपेंस जस्टिफाई होता है फॉर अ न्यू पीरियड। जीरो बेस परफॉर्मेंस बजटिंग इज अ बजटिंग अप्रोच दैट लिंक्स द कलेक्शन एलोकेशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और आउटकम्स। परफॉर्मेंस बजटिंग के अंदर हम ज़्यादातर परफॉर्मेंस के आउटकम पे ध्यान देते हैं और अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं। ट्रेडिशनल में फाइनेंशियल टारगेट्स पे और अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी लिमिटेड है, ट्रेडिशनल में परफॉर्मेंस में एनहेंस रहती है। ये नॉर्मली परफॉर्मेंस आउटकम्स पे ध्यान देती है और यहाँ पर हम फाइनेंशियल टारगेट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर बात करें तो ये टू मेजर कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर बात होती है, या मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएंस, करेक्टिव एक्शन, इन सब की चीज़ें आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो हम बात एक्चुअल कॉस्ट पे बात करते हैं, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इन एडॉप्शन आता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट तो क्या फ्लेक्सिबल स्टेबिलिटी रहती है बजटिंग में, यहाँ एक्चुअल कॉस्ट में नहीं रहता है, रियल टाइम एक्यूरेसी है, प्री डिटरमाइंड चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या करती है? प्रोवाइड्स एन स्टेबल बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेबिलिटी टू चेंज आपको एक प्रोवाइड करती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको एक डिटेल एनालिसिस देती है कॉस्ट कंपोनेंट्स का, वहीं बजटरी कंट्रोल जो है ये आपको पूरा कंट्रोल देता है ओवर द बजट। ऐसे ही आप समझ सकते हो कुछ वापस वही चीज़ें आ गई, ठीक है। शॉर्ट टर्म फोकस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बात आ गई पूरी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कुछ चीज़ें पढ़ लो, पढ़ ही ली है एक्चुअली में, तो वही चीज़ें परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग में ये सब चीज़ें काम आती है। ये तो इनफ्लेक्सिबल है, बजट थोड़ा फिक्स रहता है, ये इनफ्लेक्सिबल रहता है, टाइम कंज्यूमिंग है, शॉर्ट टर्म फोकस ज़्यादा रहता है, लैक ऑफ कस्टमाइजेशन है, तो ये सब प्रॉब्लम है। वेरिएंस एनालिसिस क्या है? वही जो करंट है उस एक्चुअल को अगर हम अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो मटेरियल पीस वेरिएंस जो मटेरियल कॉस्ट के ऊपर बात हुई, लेबर रेट वेरिएंस जो कि लेबर के रेट पे होते हैं, प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो प्रोडक्शन डिलेज और वेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। टाइप में मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस दो इसके टाइप है। मटेरियल वेरिएंसेस जो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये होता है मटेरियल। वहीं मटेरियल अगर अपन निकालें मटेरियल यूजेज तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड माइनस टू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। टोटल मटेरियल वेरिएंस जिसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो हमने ऊपर निकाला था प्लस एक्चुअल यूजेज वेरिएंस, दोनों को करेंगे तो टोटल मटेरियल वेरिएंस आ जाएगा। लेबर रेट में सेम एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल आवर्स, वहीं पर इसमें एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, देन टोटल वेरिएंस, इन दोनों को ऐड कर दो। वेरी इजी, बस एक बार गो थ्रू करोगे वापस तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। लेबर एफिशिएंसी जो होती है ना वो मेजर होता है लेबर आवर यूजेज पे, और फेवरेबल वेरिएंस जो होता है वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सेविंग्स पे बात करता है। अनफेवरेबल डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, देखो ये जो है ना ये फेवरेबल, ये यहाँ पर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सेविंग्स पे बात कर रहा है, अनफेवरेबल वाला डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्टिंग पे बात कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जो लेबर रेट वेरिएंस है ना, यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स देख लो। कॉस्ट सेविंग्स है, बजट एडियरेंस है, एफिशिएंसी है, बट कॉन्स क्या? इंक्रीज लेबर कॉस्ट, यहाँ पर लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, बजट ओवररन हो सकता है और इंक्रीज इन पोटेंशियल इनएफिशिएंसीज बढ़ सकती है, ठीक है। ओवरहेड वेरिएंस एंड सेल वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस क्या होती है? रेफर्स टू डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इन अकर्ड एंड ओवरहेड कॉस्ट दैट वर प्लान्ड एंड बजटेड, ठीक है। ओवरहेड वेरिएंस यानी वो डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट जो हो चुका है एंड द ओवर दैट वर प्लान जो होगा, मतलब ओवरहेड वेरिएंसेस यानी जो आप हो चुका है और जो होगा उसके बीच का डिफरेंस। वेरिएबल ओवरहेड चेंज इन द प्रोडक्शन लेवल आउटपुट सच एज डायरेक्ट लेबर एंड अदर कॉस्ट दैट प्रोडक्शन द वॉल्यूम ऑफ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर मटेरियल नॉट डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन, अदर वेरिएबल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट दैट वेरी विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, इनडायरेक्ट लेबर वेजेस ऑफ फॉर वर्कर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये वापस फार्मूला आगे एक बार रीड आउट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे फार्मूलाज हैं, इसको एक बार आपको देखना पड़ेगा। एफिशिएंसी वेरी इम्पैक्ट ऑफ एक्चुअल एक्टिविटी कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें आ जाएगी,
एक्चुअल आवर्स रिफ्लेक्ट अवेलेबिलिटी इंडिकेट्स ओरिजिनल स्केड्यूल। सेल्स वेरिएंस, तो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू, तो जो एक्सपेक्ट होगा और रीजंस फॉर वेरिएशन जो डिफरेंस इन सेल्स की वजह से हो सकता है। टर्नओवर मेथड एनालिसिस द सेल्स वेन बेस्ड ऑन चेंजेस इन वॉल्यूम, और इसमें कैलकुलेट ओवरऑल सेल्स जो दो में तोड़ता है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की डिफरेंस इन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स प्राइस वेरिएंस जो डिफरेंस इन सेल्स प्राइस। अब आता है इसमें सबसे बड़ी बात है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसको फटाफट से एक बार अपन रीड आउट कर लेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कंसेप्ट, हम एक्टिविटी के बेस पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस्टिंग मेथड और कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, अपना तरीका है। या रिसोर्स कंजप्शन कितना हुआ, एक्चुअल रिसोर्स, ओवरहेड एक्टिविटी कॉस्ट, असाइनमेंट, इस पे सारा बात होती है। मेजर फीचर कॉस्ट पूल, डिफरेंट पूल्स फॉर ओवरहेड, कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटीज दैट ड्राइव कॉस्ट, एक्यूरेट कॉस्टिंग, मोर प्रिसाइज कॉस्टिंग एलोकेशन और प्रोसेस फोकस्ड कॉस्टिंग है। ये सबसे बड़ी बात। कॉस्ट पूल्स, डिफरेंट पूल्स हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स, एक्टिविटीज डेट ड्राइव कॉस्ट, एक्यूरेट कॉस्टिंग है, मोर एलोकेशन प्रॉपर है, कॉस्ट एलोकेशन विद प्रोसेस स्टेप्स है, कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी रहती है, इंप्रूव कॉस्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग रहेगी, ठीक है। नॉन वैल्यूड एक्टिविटी में ज़्यादातर इसका रहेगा। एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल भी और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में भी बहुत बड़ा यूज है इसका। तो अब देखो, आइडेंटिफाई करो एक्टिविटीज़ को, असाइन करो कॉस्ट, एक्टिविटी पकड़ी, उसके साथ सी को चिपकाया, फिर डिटरमाइन करो कॉस्ट ड्राइवर को, क्या क्या कॉस्ट यहाँ लग रही है, एलोकेट करो कॉस्ट को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, देन कैलकुलेट करो कॉस्ट पर यूनिट को। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ लेना वापस। दैट्स इट। ये है कॉस्ट, एनहेंस एक्यूरेसी, इंप्रूव कॉस्ट कंट्रोल, बेटर प्राइसिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, खत्म। आइडेंटिफाई करो, एलोकेट करो, ड्राइवर पकड़ो, उसको असाइन करो, कैलकुलेट करो यूनिट कॉस्ट को। वही चीज़ ऊपर जो लिखी है वही चीज़ है, सारी वही चीज़ें वापस है, ठीक है। अब शुड बी इम्प्लीमेंट, पहले तो टाइम कंज्यूमिंग है, ये चीज़ ध्यान रखना। हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट हो सकती है, रिक्वायर कल्चरल शिफ्ट एंड नॉन यूनिवर्सली एप्लीकेबल। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग that focuses on specific area and segment for which the managers are accountable। ये उधर ही फोकस किया जाता है, ठीक है, जिसमें मैनेजर्स अकाउंटेबल है। इट अलाउ बिजनेस टू ट्रैक परफॉर्मेंस एट वेरियस लेवल्स, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, डेट फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज पे ये ध्यान देता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग अनेबल्स डिटेल्ड मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। मैनेजर फोकस ज़्यादा मैनेजर्स के ऊपर है, मैनेजर्स को मदद करता है ये, स्पेसिफिक डिटेल्ड एनालिसिस देता है और कंट्रोल करता है इंप्रूवमेंट को डायरेक्टली। मीनिंग एंड डेफिनेशन जो हमने बोला, रेवेन्यू कॉस्ट और ये वो सारी चीज़ें ट्रैक की जाती है। इसका जो मेजर फीचर्स है जैसे कि फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग है, डिसेंट्रलाइजेशन है, क्लियर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, बजट एंड फोरकास्टिंग, सब चीज़ें हैं, ठीक है। पहला तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से शुरू होता है ये, फिर अकाउंट एक्यूरेट बजटिंग में मदद करता है, कंट्रोल मैकेनिज्म, कॉस्ट एलोकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन सब में मदद मिलता है। तो यहाँ पर अब 3 तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी में होता है, कॉस्ट सेंटर, CPI, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर ज़्यादातर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने पे ध्यान देता है, प्रॉफिट सेंटर ज़्यादातर बैलेंस कॉस्ट वगैरह करने में मदद करता है, और इन्वेस्टमेंट सेंटर इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। स्टेप्स इन्वॉल्व जो रहते हैं वो है एस्टेब्लिश रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, सेट बजट्स फॉर ईच रेस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस मेजर, मॉनिटर परफॉर्मेंस, एनालाइज वेरिएंस, टेक कोरोसिव। सेंटर बनाया, बजट डाला, परफॉर्मेंस क्या मॉनिटर किया, ये सब चीज़ें यहाँ के अंदर आती है, ठीक है। एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब चीज़ें इसकी बेनिफिट्स हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टैक्स में मदद, रेवेन्यू रिपोर्ट, प्रॉफिट्स, इन सब में मदद करता है ये। और ये सारी ट्रांसफर प्राइसिंग के आउटकम्स हैं, तो आप देख सकते हो इसको। तो ये मार्केट बेस्ड मेथड है ट्रांसफर प्राइसिंग का, कॉस्ट बेस्ड मेथड है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है, रीसेल मेथड, ये सब चीज़ें ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर ही है। बेनिफिट्स क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग के कि भाई इम्प्रूव प्रॉफिट एलोकेशन अच्छा हो सकता है, टैक्स बेनिफिट्स देता है, बेटर डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। ये चीज़ लिमिटेशन क्या, टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लेक्स, कंप्लायंस रिस्क हो सकता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सब्जेक्टिविटी, सबसे बड़ी बात। और ये ट्रांसफर प्राइसिंग है क्या चीज़, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ पर अगर हम बोलें तो इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग प्राइसेस और ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी विद इन अ कंपनी, टिपिकली व्हेन प्रोडक्ट एंड सर्विस आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस डिफरेंट डिविजन्स।
यानी डिफरेंट डिविजन्स में अगर हम किसी प्रोडक्ट वगैरह को भेजें तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग कहलाता है। और आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत जल्दी कवर करी है पूरी किताब, जिसे आप एंड में